Friends, it's me, Varshadev, Professor of Mathematics. Today I'm here for the remaining part of chapter number 2, that is differentiation. And the other name of the differentiation is derivative, because the process to find out the derivative basically is called the differentiation. So I have few trigonometric functions whose derivative want to find, and it is simple formulas, and you can use prove it using the ab initio method, as I told you in my previous lecture. That is also called the four-step method, and by definition, and the remaining one first principle. Okay, now if you want to find out the derivative of the sine x, so it is a derivative of the sine x basically cos x and multiply by its angle derivative. Okay, if a question is given to you, find out the derivative of sine 3x, then the derivative according to that property, it will become cos 3x into derivative of its angle, that is 3. Means when you take the derivative of its angle, that is 3x, 3 is a constant quantity, become outside 3 cos 3x. The derivative of x with respect to x, that is 1. So this is the required answer. Okay, the next one is the derivative of cos x. So we want to find out the derivative of cos x. The same definition, that is cos x by 2 if angle is x by 2, and you want to find out the derivative. So this is minus sine x by 2 and take the derivative of its angle, that is 1 by 2. तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि एंगल इतना सिंपल नहीं होगा जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ, सिंपल आ भी सकता है, इट डिपेंड अपॉन योर लक. अगर सिंपल नहीं आएगा तो लाजमी बात याद रखिएगा कि जो मतलब मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट वो ये करते हैं कि एंगल का डेरिवेटिव लेना भूल जाते हैं, क्योंकि आपकी बुक्स जितनी भी दी गई हैं तमाम बुक्स में ये पोर्शन मिसिंग है. कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एंगल का डेरिवेटिव लेना है. तो अब ये आपको याद रखना पड़ेगा. ये जैसे कि मैंने अपने लेक्चर में क्लियर कर दी बात, ये साथ में मल्टीप्लाई लाजमी होगा एंगल का डेरिवेटिव. इसी तरह जैसे cos tan x है, आपने सिंपल पढ़ा हुआ है tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x है, लेकिन बहुत सारे लोग मतलब जो है वो नहीं जानते कि एंगल का डेरिवेटिव भी साथ मल्टीप्लाई होता है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं या बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कुछ कंपटीशन में या बोर्ड एग्जामिनेशन में देखते हैं, तो उनकी तकरीबन 90% स्टूडेंट्स की ये मिस्टेक होती है कि वो एंगल का डेरिवेटिव लेना भूल जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में. फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी एक और क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, लेट्स सपोज tan x की जगह मैं sin x लिख देता हूँ. I want to find out the derivative of this trigonometric function. The derivative will be, as you know, that is secant square. तो बहुत सारे बच्चे यहीं पे रुक जाएंगे, लेकिन अब होगा क्या, आपने इसका भी तो डेरिवेटिव लेना है ना sin x का. तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, दैट इज cos x. फिर आगे इस x का भी डेरिवेटिव लेना होता है, दैट इज 1. फॉर एग्जांपल मैं आगे क्रिएट कर देता हूँ. लेट्स सपोज इफ यू वांट टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ cot sin 2x, so according to this formula, that is minus cosec cot, ये x नहीं आएगा यहाँ पे आएगा sin 2x. फिर आएगा ये आपके पास cot, फिर sin 2x, फिर आपके पास क्या आएगी एंगल का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ, चलो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ जी, sin 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x. फिर आगे आपने क्या लेना है जी, एंगल का डेरिवेटिव, दैट इज 2. तो ये बेसिकली कंसेप्ट है स्टूडेंट्स. तो जो आपके पास एंगल आता है वो एज इट इज चलता रहता है, साथ में इन दी एंड आपने एंगल का डेरिवेटिव भी लाजमी लेना है. तो उसका अगर एंगल है तो आगे उसका भी डेरिवेटिव होगा, जाहिर सी बात है. कंसेप्ट तो यही है. तो होपफुली कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. इसी तरह आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके जी, नेक्स्ट हम देखिए जी, लिखते हैं जी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो इसकी डोमेन और रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स में ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज बता चुका हूँ, और चैप्टर नंबर 13 में पार्ट 1 में हम ये डिस्कस किया था प्रिंसिपल डोमेन और रेंज के हवाले से. तो ये वही आपके पास है. तो इसमें से कोई एक दो एग्जाम्पल मैं आपको कोट कर देता हूँ, बाकी आपको देख लीजिएगा. लेट्स सपोज कि यहीं पे मैं tan इनवर्स x का
इधर भी मैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा देता हूँ. लेट्स सपोज we want to take the derivative, that is 1 plus e2x and the derivative of ex as it is, and what is the derivative of exponent 1. तो ये आपके पास रूल आ गया. तो x should be belong to real number, तब ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा. अगर x रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको. लेट्स सपोज I want to find out the derivative cos inverse to x. मैं क्या देता हूँ जी, x belongs to इसको भी बल्कि जस्ट cos inverse to का अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहूँ. पहली बात तो ये है कि ये कांस्टेंट अगर एग्जिस्ट करता है cos inverse तो ये कांस्टेंट बन जाएगा. ठीक है. दूसरी बात जो कि पहली होनी चाहिए वो क्या, either this inverse function exists or not. check out here, x belongs to -1 and 1. x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, -1 और 1 के दरमियान. लेकिन आप देखें यहाँ पे क्या आ गया 2, तो cos inverse 2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि आपके पास रेंज जो है वो -1 से 1 तक होती है. जब cos inverse -2 या 2 एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका ये कांस्टेंट समझ गए, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका ऑप्शन 0 लगा देंगे, जबकि इसका डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट आएगा. इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 cos inverse 2 मीन cos inverse नॉट डिफरेंशिएबल एट 2. तो उसकी वजह आपको बता दें क्योंकि रेंज -1 और 1 के दरमियान है, इसे वाई हम जा नहीं सकते. ओके जी, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अब मिल जाएंगे, मतलब जो भी मिलेगा क्वेश्चन जो आपके बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम में आता है वो सिर्फ ये x की वैल्यू चेंज कर देते हैं और उसी के ऊपर आपने फिर वो क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैं आपको दे दूं जी y = ex और फिर मैं इसका पहला डेरिवेटिव लूं, दूसरा डेरिवेटिव लूं और फिर मैं इसको लिख देता हूँ जी y + y1 + y2, या ऐसे मैं कर देता हूँ जी इसके साथ y1 y2 और 2y = 0. फिर मैं आपसे पूछ लेता हूँ ऑप्शन ए y = ex, ऑप्शन बी y = e की 2x, ऑप्शन सी y = e की x/2, डी और नन ऑफ दिस. तो देखिए ये मैंने क्या क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, भूल जाए कि आपके पास एक्सप्रेशन है, आपको ये इक्वेशन दी गई है और पूछा गया कि y की कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. तो जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन निकाले थे और सॉल्यूशन को पुट किया था इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये आपके पास सॉल्यूशन है, आप पुट करेंगे तो जहाँ पे जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वही आपके पास आंसर होगा. तो आपको पता है कि यहाँ पे y = ex ये आपके पास है सॉल्यूशन. और इसी के साथ आपके पास मजीद टेक्निकल क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं थोड़े से सिंप्लीफाई करने के लिए. फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ जी cot इनवर्स 1/1 + x, या सिंपल जगह मैं दे देता हूँ 1 + x, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. तो क्या करना पड़ेगा, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. -1 1 + x होल का स्क्वायर और फिर डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज इनसाइड द cot इनवर्स. तो इस इनवर्स के ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं डेरिवेटिव की, तो वो आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर. मैंने क्वेश्चन वही चूज किए हैं, टेक्निकल क्वेश्चन है सारे के सारे, सिंपल क्वेश्चन नहीं है जो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं. तो एनीवे दीज आर द एग्जांपल फॉर द सिंपल यूएटी एग्जाम्स. नेक्स्ट हमारे पास है जी जो टॉपिक है हाइपरबोलिक फंक्शन, अब उनको डिस्कस करेंगे. द नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ द हाइपरबोलिक फंक्शन एंड द सेकंड वन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन. तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है. सबसे पहले तो आपको ये सारे फंक्शंस पता होने चाहिए कि sin हाइपरबोलिक x किसके बराबर होता है जी ex - e की -x / 2. So it is not the trigonometric function, remember it. Okay,
अगर आप cos हाइपरबोलिक x पूछते हैं वो किसके बराबर होगा, ex प्लस e की माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक हाइपरबोलिक, इसको वैसे उल्टा दे, कॉस का सेकंड हाइपरबोलिक, इसको उल्टा दे, साइन ओवर कॉस टेन हाइपरबोलिक, इनकी दोनों की रेशियो ले लें, और फिर टेन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट हाइपरबोलिक एक्स बन जाएगा। ओके, एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर देते हूँ, अगर आपने साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई टू लिया तो इसका मतलब e की पावर x बाई टू माइनस e की माइनस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई टू, यानी कि हाइपरबोलिक के साथ जो भी क्वांटिटी आएगी वही e की पावर में आएगी, e की पावर का एक्सपोनेंट होगा और या इंडेक्स होगा। अच्छा जी, अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन हाइपरबोलिक log ऑफ x, तो इसका मतलब ये होगा e log ऑफ x माइनस e माइनस log ऑफ x और डिवाइडेड बाय 2। तो ये आप याद रखिएगा कि जहां पे भी हाइपरबोलिक के साथ क्वांटिटी आएगी वही एज इट इज आपके पास एक्सपोनेंशियल में आएगी। चलो, ये तो आपको क्लियर हो गया कि हाइपरबोलिक की फॉर्म जो होती है उसको कैसे लिखा जा सकता है, और ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल के डिफरेंस की सीरीज है और कॉस प्लस की सीरीज होता है। आपने मैक्लैरेन सीरीज आगे हम देखेंगे, अभी मैक्लैरेन सीरीज और टेलर सीरीज, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, फ्यू क्वेश्चन आई वांट टू एक्सप्लेन। यहाँ पे भी वही काम है, आपके पास जो रिकमेंडेड बुक्स हैं पंजाब टेक्स्ट बुक, उसमें ये मिसिंग है टर्म, व्हाट इज इनसाइड द कॉट हाइपरबोलिक, उसका आप डेरिवेटिव नहीं लेते। तो ये मिस्टेक जैसे कि पहले आपके पास थी, किसी एक के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द सेकंड हाइपरबोलिक, और इसके साथ मैं लगा देता हूँ x की जगह sin x, एंड आई वांट टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी। तो फार्मूला आपको पता है, सेकंड हाइपरबोलिक x टेन हाइपरबोलिक x, और आपके पास क्या है जी, और x का डेरिवेटिव। सो आई वांट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी। ओके, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आएगा और यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं होगा। हाइपरबोलिक की फॉर्म में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब होते हैं तब आपके पास ऐसा होता है, नेगेटिव आता है, लेकिन हाइपरबोलिक में माइनस का चेंज है। इसका मतलब आप याद रखिएगा कि जो रेसिप्रोकल होता है साइन का, कॉस का, टेन का, उनके साथ नेगेटिव आता है। तो आप देखें ये आपके पास कॉस का रेसिप्रोकल है, तो इसलिए इसके साथ नेगेटिव आएगा, तो जो मैंने लिख दिया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी, सेकंड हाइपरबोलिक sin x, ओके, x tan hyperbolic sin x. Now the next one is the derivative of x. Here what is x? Sin x. So what is inside the secant hyperbolic? You should take the derivative of that quantity. So here is the sin x. So what is the derivative of sin x? Cos x. And what is the derivative of x? 1. So this is the required expression. Okay. Next, inverse hyperbolic. And again you should remember where the hyperbolic inverse derivative exists. These are the terms or conditions, restrictions, limitations where you can take the derivative of inverse hyperbolic functions. So anyone can ask also, okay, where we can take where the validity taking the derivative of cot hyperbolic inverse x. So this is the validity, x mod greater than 1 and x mod less than 1 is the validity for taking the derivative of tan hyperbolic x. Okay, if I give you one question, tan hyperbolic inverse cos x by 2, I want to find out the derivative of this quantity. So you can see here that both the derivative are same, but here the restriction is changed, x mod validity is changed, or limitation is changed, x mod less than 1 for tan and x mod greater than 1 for cot. So if you want to take that derivative of this quantity, then you should remember the formula this. What is the formula? So it is just 1 minus x square, so 1 over 1 minus cos square x by 2. And what is the derivative of this quantity? That is 1 by 2. You can make the simplification if you want.
1 minus cos square theta, that is just sin square theta. So this is 1 over sin square theta into 1 by 2. What is the reciprocal of sin square x by 2? And it's nothing but the cosec square x by 2. So cosec square x by 2, and this is 1 by 2, this quantity. So this is the required answer. ये अब मुकम्मल सीख लिया. If there is a question appeared in your exams for the topic related to the hyperbolic function and inverse of the hyperbolic function, now you are able to solve all type of the question regarding to this topic. So make the practice at home for different question. Create yourself different question and take the derivative of that question. Remember, in each question you should change this quantity. What is inside the trigonometric function, or hyperbolic inverse, or simple cos hyperbolic? So you should change it. Here you can put it algebraic function, exponential function, logarithm function, trigonometric function, and so many other type of the function you can put here. You can also put here the rational function as well. So if you make the practice, you will be able to perform all type of the question if the question appeared in exams. So this topic, hope so, has cleared, and you should memorize all these formulas for your better future and better exam. Okay, the next topic is the Taylor series. It is also one of the important topic, which is equal to f of x plus h, f of x plus x minus a. Okay, this is not x, this is a, and first derivative at point a divided by first factorial, 1 factorial, x minus a square. Okay, if I express in h form, you can write it f of x plus h, first derivative at point x, and for 1 factorial plus h square over 2 factorial, second derivative at point x, to so on. Okay, next, the definition of the Taylor series is what? If f defined, f is a function here containing in interval containing a and all its derivative exist at x is equal to a. यानी कि कोई एक इंटरवल आपके पास है, लेट्स सपोज ये आपके पास इंटरवल है जी आई, इसको मैं कह सकता हूँ जी सी डी के दरमियान है, लेट्स सपोज, और ए कोई एलिमेंट है जो कि इसको बिलोंग करता है, लाजमी बिलोंग करना चाहिए ए को सी डी से, और जितने भी फंक्शन हैं, जो भी फंक्शन है उसके जितने भी डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करने चाहिए इस पॉइंट पे. All the derivative should exist at point A. So जब ऐसा केस हो जाएगा जी, फिर आप टेलर सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं. ये भी टेलर सीरीज है. Another way of the Taylor series can be defined. f of x is equal to f of a plus x minus a. First derivative at point A for 1 factorial plus x minus a square over 2 का factorial. Second derivative at point A up to so on. ये चलता जाएगा. And if you want to solve a question, let's suppose I ask what is the, if f of x plus h, what is the Taylor series of this function? किसी भी फंक्शन की आपको टेलर सीरीज पूछी जा सकती है. लेट्स सपोज मैं आपको टेलर सीरीज दे देता हूँ, मैं फंक्शन पूछ सकता हूँ जी, मतलब एक इसका ऑप्शन ए में फंक्शन, बी में, सी में, डी में, चार फंक्शन दे सकता हूँ एक सीरीज देके. तो ऐसा भी हो सकता है फंक्शन दे दो, चार सीरीज दे दूँ आपको ऑप्शन में. जैसा कि मैंने फंक्शन दे दिया, अब चार सीरीज में आपको दे देता हूँ, तो आपने पता करना जी कौन सी सीरीज इस फंक्शन से रिलेटेड है. तो ऑब्वियसली जब एच इन्वॉल्व हो जाता है तो ये मैक्लैरेन सीरीज तो हो नहीं सकती, तो टेलर सीरीज है आपके पास.
ओके, तो ये मैक्लैरेन सीरीज और टेलर सीरीज पावर सीरीज से बनती है। पावर सीरीज क्या होती है? वो जो पॉलिनोमियल आपके पास होता है एक्स एन ए एन वाला, वो अगर आप इक्वल टू सम फंक्शन रखते हैं तो आपके पास पावर सीरीज बन जाती है। ओके, एफ ऑफ एक्स विल बी 2x। तो ये आपके पास पहली क्वांटिटी आ गई जी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अब आपने करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, सिवाय पहला डेरिवेटिव, दूसरा, तीसरा, जितने आप डेरिवेटिव लेना चाहते हैं भी यहाँ पे पुट कर। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? 2x log of 2. What is the second derivative? 2x and log of 2 का square up to so on. Now we can put in the series. So x plus h will be 2x plus 2x log of 2 plus, और ये जो आपके पास डेरिवेटिव आ गया इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होना जी? h को मल्टीप्लाई कर दें, फिर आपके पास क्या आ जाएगा जी? h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और साथ में 2x log of 2 का स्क्वायर। I have a Maclaurin series मैक्लैरेन सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक ये है जी, वो जीरो पे होना चाहिए। इफ एफ इज डिफाइंड containing defined in interval I containing 0 in the interval and its all derivative exist at 0, then f of x is equal to f of 0 plus x square over 2 factorial up to so on। तो स्टूडेंट बहुत सारी आपके पास ऐसी सीरीज दे दी जाती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी फंक्शन आपके पास है किसी भी इंटरवल पे डिफाइन होगा तो उस इंटरवल में जीरो जरूर होना चाहिए। मैक्लैरेन सीरीज जो डिफाइंड है और उसके तमाम डेरिवेटिव, देखिए फंक्शन शुड बी डिफाइंड एट जीरो, और उसके जितने भी हायर डेरिवेटिव हैं वो सारे के सारे जीरो पे डिफाइन होने चाहिए। अगर फंक्शन डिफाइन है जीरो पे और उसके डेरिवेटिव डिफाइन है जीरो पे तो आप उसकी मैक्लैरेन सीरीज डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 1/x की मैक्लैरेन सीरीज क्या होगी? इसकी सीरीज डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि जब आप इसको 1/0 पुट करेंगे तो इंफिनिटी हो जाएगा। तो मैक्लैरेन सीरीज के लिए क्या है जी? वो जीरो के लिए होती है, अदर देन जीरो जो आपके पास है वो टेलर सीरीज होती है। अब आप देखिए इससे रिलेटेड मैं कोई भी एग्जांपल आपको दे देता हूं, बल्कि सो मेनी एग्जांपल आई हैव, और मैं लिख देता हूं जी आपको। वी हैव डिफरेंट मैक्लैरेन सीरीज। sin x की सीरीज ये है जी, cos x की सीरीज ये है, tan x की सीरीज ये है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ये, और a की पावर है। ये तमाम सीरीज मैंने वो लिखी है जो 12 पेपर में आ चुकी है। कभी वो sin x की सीरीज पूछ लेते हैं और नीचे 4 ऑप्शन दे देता है, कभी ये सीरीज दे के फंक्शन के बारे में 4 ऑप्शन दे देता है। लेट्स सपोज मैं आपको सिखा देता हूं जी, इफ f of x is equal to ex, you just take the derivative. This is the definition of the Maclaurin series. आपने क्या करना है जी? f की वैल्यू 0 पे निकालनी है, फिर पहला डेरिवेटिव निकाल के 0 पुट करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकाल के 0 पुट करना है, और फिर इस सीरीज में उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ओके जी, सबसे पहले देखें जी f of 0 1 आ गया, फिर आपने पहला डेरिवेटिव ले लिया e की पावर x ही आ गया, फिर उसको भी 0 पे पुट करें वो भी 1 आ गया। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव a की x आ गई, फिर आपने 0 पुट किया सेकंड डेरिवेटिव में तो 1 आ गया। मतलब आप ये कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। कोरेस्पॉन्डिंग फंक्शन जो भी होगा आपका, आपने पहले उसकी वैल्यू 0 पे निकालनी है, फिर पहले डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे निकालें, फिर दूसरा डेरिवेटिव पहले निकालें, फिर उसकी वैल्यू 0 पे। जो भी रिजल्ट आएगा उसमें जहां भी x होगा आप उसको 0 पुट कर दें, जो बाकी क्वांटिटी बचेगी वो आपके पास आ जाएगी। सो आपको सो ऑन ये आपके पास आ जाएगा। अब आप देखें आपने करना क्या है जी, इन सब की वैल्यूज क्या है जी? 1 आप यहाँ पे पुट कर दें। ये जो आपके पास है वो 0 है, 1 प्लस x, फिर 1 प्लस x के ओवर 2 फैक्टोरियल, फिर 1 एंड सो ऑन। तो देखेंगे आपके पास सीरीज बन गई। तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुज सीरीज कैन बी रिटन एज। तो आप देखें
अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको स्टूडेंट बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो पहले तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतनी सारी टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स का डेरिवेटिव कैसे निकाला जा सकता है, जबकि आपको ऑप्शन में दिया जाए जी, ऑप्शन ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाय 2, ऑप्शन ए बी x/2, ऑप्शन सी e⁻⁻x/2 और ऑप्शन डी और, या फिर एक मैं चलिए सिंपल रख देता हूँ e⁻x। तो आप देखें दीज आर द सीरीज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस सब को आप क्या लिख सकते हैं e⁻x। तो डेरिवेटिव सिंपल आपके पास e⁻x का पूछा हुआ है। तो देखें अगर मैं इसका डेरिवेटिव पूछ लूँ आपसे, तो सिंपली मैं किसका डेरिवेटिव पूछ रहा हूँ जी, sin x का। और मैं आंसर में ये नहीं लिखता, आंसर में मैं ये लिख देता हूँ cos x। तो भी अब आपको पता होना चाहिए। तो मेरे लाजमी डेरिवेटिव के ऊपर जितने भी लेक्चर हैं आप लाजमी देखिएगा यूट्यूब चैनल पे, उससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैंने उसमें जितने भी क्वेश्चन बताए हैं टेक्निकल क्वेश्चन बताए हुए हैं और सॉल्व किए हुए हैं। सो दिस इज द मैक्लैरेन सीरीज। द नेक्स्ट टॉपिक इज द ज्योमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। Application of the trigonometric or first derivative. They are simple. I am going to tell you the application and geometry of the derivative. Okay, what is the geometry? It is nothing but the dy over dx indicate the slope. Indicate the slope of the function. So this is the geometry. Rate of change basically. Okay. What is the equation of tangent of function f at x1 y1? Y minus y1 here m can be indicated by m into x minus x1, can be written as dy over dx at point x1 y1 into x minus x1. And equation of normal as you know, normal and tangent are perpendicular to each other. So y minus y1 is equal to -1 over dy over dx at point x1 y1 into x minus x1. तो देखिए मैं कोई भी फंक्शन आपको दे के पूछ सकता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है। लेट्स सपोज मैं आपको दे देता हूँ जी y इज इक्वल टू x² + 1 एट 1 1 पे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, या सिंपल मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ व्हाट विल बी द स्लोप। स्लोप एट अ पॉइंट भी पूछी जा सकती है, सिंपल स्लोप भी पूछी जा सकती है, बिकॉज यू नो दैट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इंडिकेट दैट स्लोप ऑफ द फंक्शन। So you just take the first derivative of this function which is given to you and that will indicate the slope of that function. Okay, तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गए। अब आप देखिए हायर डेरिवेटिव का थोड़ा सा एप्लीकेशन थी जो आपको क्वेश्चन में आना चाहिए। हायर डेरिवेटिव आपने इन तीन फंक्शन के देखने हैं ज्यादातर, ex, sin x और cos x, जो आपसे 12 पूछे जा सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं ex दे देता हूँ आपको, या 3x दे देता हूँ, which is equal to first derivative 3x, which can also written as 3y, because you know that what is y, e की पावर 3x, y2 that is 9 e की 3x और 9y. Okay, it can also written as 3 into 3 e की 3x, 3 into y1. तो आप देखें y2 को आप क्या लिख सकते हैं 9y and as well as 3y1. So the next one is y3, 27 e3x. तो अब आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं, that is 27y एक ऑप्शन
ओके जी, फिर आप लिख सकते हैं जी 9 है तो 3 इंटू y2, ये जी दूसरी ऑप्शन, क्योंकि y2 आपके पास क्या है 983x, 9 इंटू 3 27, 83x दैट इज y आ जाएगा आपके पास। ओके, दूसरी ऑप्शन, अगर आप इसको y1 में लिखना चाहते हैं तो भी लिखा जा सकता है, आप इसको लिख दीजिए 9 इंटू y1, अनदर ऑप्शन। तो देखें कितने आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर मैं यही पूछ लूँ कि y3 इज इक्वल टू ऑप्शन ए, ये आपके पास हो गई, ऑप्शन बी ये हो गई, ऑप्शन सी ये हो गई, तो लास्ट वन ऑप्शन डी, आप ये भी लिख सकते हैं ऑल। तो देखें स्टूडेंट, आपको क्विकली पता तो चल जाएगा कि ऑप्शन ए राइट है, लेकिन जो सब्र नहीं करते, बी ऑप्शन को देखना भी पसंद नहीं करेंगे, जाहिर सी बात अपनी तरफ से तो सही टिक करेंगे लेकिन बेसिकली उनका आंसर गलत हो जाएगा। तो मैं पहले कहता हूँ बेसिक आपको लगता है कि ऑप्शन ए राइट है, तब भी आपने बी सी डी सब तक देखना है। जब तक आप सारी ऑप्शन देख नहीं लेते तब तक आप इसको मतलब टिक नहीं कीजिएगा। तो सारी ऑप्शन को आपने अच्छे से देखना है। तो दिस इज व्हाट द हायर डेरिवेटिव। ओके जी, अब आई एम गोइंग टू मूव इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। What is increasing function? Okay, this is a curve of y is equal to f of x, and this is point x1, this is point x2, x1 greater than x2, corresponding height at x1 and at x2। अगर ये x1 बड़ा है x2 से तो उसके corresponding आपके पास जो लेंथ है वो भी बड़ी होनी चाहिए x2 से। जैसे आप इंक्लाइंड प्लेन में हाइट पे मूव कर रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, जैसा कि आप राइज हो रहे हैं, तो ये आपके पास क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल अब x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, मैं एक वैल्यू लेता हूँ 1 और 2। आपने देखा कि 2 बड़ा है 1 से, तो 2 पे जो लेंथ है वो भी बड़ी होनी चाहिए 1 से। तो 2 यहाँ पे पुट करेंगे, 4 प्लस 1 5, 1 यहाँ पे पुट करें जी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 1, तो 5 ग्रेटर देन 1। इसका मतलब f of 2 ग्रेटर देन f of 1, बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 1। तो ये आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। डिक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल, अब आप देखिए जी चढ़ाई वापस नीचे उतर रहे हैं, इंक्लाइंड प्लेन से डाउनवर्ड आ रहा है। तो ये x1 या आपके पास x2 बड़ा है x1 से, क्योंकि आपको पता है रियल लाइन में हर नंबर जो राइट साइड पे आता है वो लेफ्ट वाले से बड़ा होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे f of x1 की हाइट ज्यादा है, f of x2 की हाइट छोटी है, ये तो उलट हो गया इनइक्वालिटी का साइन। तो ये आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल जी 1 ओवर x, ये आपके पास फंक्शन है। अब भी आप 1 और 2 लें, तो 2 पे जब वैल्यू पुट की तो आपके पास 1/2 दैट इज 0.5, 1 पुट किया तो 1, 2 बड़ा है 1 से, ठीक है जी। लेकिन आप देखें 1 बड़ा हो गया 0.5, लेकिन 1 पे जो लेंथ है वो बड़ी है 2 की लेंथ से, तो इनइक्वालिटी उलट हो गई। So this is decreasing function. Now another definition of the increasing function at a point if the first derivative greater than 0 at any point x equal to a, then it is also called the increasing function. And if the first derivative less than 0, then this is what? Nothing but the decreasing function. So these are the increasing decreasing function. The extreme values are maximum or minimum value और maximum or minimum value। तो ये तीनों एक ही जैसे जी। एक्सट्रीम वैल्यू अगर आपसे कोई कहते हैं जी निकालें या मैक्सिमम वैल्यू निकालें या मिनिमम वैल्यू निकालें, तो इसमें कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये पहला डेरिवेटिव और दूसरा डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? f डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फंक्शन नेबरहुड ऑफ c, उसके नेबरहुड में जो भी आपके पास वैल्यू है। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास ये कर्व है, यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ x है, तो ये इसका जो नेबरहुड हो गया। अगर ये x इक्वल टू c है तो x c माइनस एप्सिलॉन और c प्लस एप्सिलॉन,
ये इसके जी नेबरहुड पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया जी नेबरहुड में, एक ये पॉइंट हो गया आपके पास। फिर f प्राइम c इक्वल टू 0, तो पहला डेरिवेटिव अगर आपके पास 0 होता है तो आपको पता होता है कि नाइदर फंक्शन इंक्रीजिंग नॉट फंक्शन डिक्रीजिंग, तो इट इज अ जस्ट कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन भी है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए, सो f हैज अ रिलेटिव मैक्सिमा एट c इफ, अगर सेकंड डेरिवेटिव आपके पास लेस देन 0 आ जाए और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए, लेस देन 0 आ गया तो ये मैक्सिमा है, ग्रेटर देन 0 आ गया तो मिनिमा है। तो इस पे आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी स्टडी किया होगा अपने कोर्स में, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। नाउ आई एम मूविंग टू द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज अ क्रिटिकल पॉइंट। बहुत सारे लोगों को क्रिटिकल पॉइंट के बारे में कुछ नहीं पता होता और बहुत सारे लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट ही होता है। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रिटिकल पॉइंट एंड द स्टेशनरी पॉइंट एंड व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। ओके, द पॉइंट C basically where the first derivative becomes 0 or undefined called the critical point, makes the critical point। जहाँ पे आपके पास पहला डेरिवेटिव 0 बन जाता है या अनडिफाइंड हो जाता है, वहाँ पे आपके पास क्या बनता है जी, क्रिटिकल पॉइंट। ओके, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, लेट्स सपोज इट इज गिवन टू मी एंड यू कैन सी है, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो नंबर ओवर 0 अनडिफाइंड, तो ये आपके पास आ गया। पहला डेरिवेटिव 0 पे क्या हो गया जी, डू नॉट एग्जिस्ट या अनडिफाइंड हो गया। ओके, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो पहले डेरिवेटिव में जब आपने 1 पुट किया ये भी क्या होगा, डू नॉट एग्जिस्ट या अनडिफाइंड आपके पास हो गया। और अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करूँ तो -1 + 1 0, 0 1 नंबर 0, तो ये इस यहाँ पे क्या है जी, ये आपके पास 0 हो जाता है। तो अब आप देखें क्रिटिकल पॉइंट में दो केसेस आते हैं, या तो 0 हो जाए या अनडिफाइंड हो जाए या डू नॉट एग्जिस्ट हो जाए, एक ही बात है। तो जबकि स्टेशनरी पॉइंट में सिर्फ एक केस आता है, वो क्या आता है कि पहला डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट में 0 हो जाता है, तो वहां पे फंक्शन नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, तो ना इंक्रीज हो रहा होता है ना डिक्रीज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं तो ये देखिए, ये आपके पास पहला डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है, यहाँ पे पहला डेरिवेटिव 0 हो गया और यहाँ पे पहला डेरिवेटिव आपके पास लेस देन 0 हो गया। Increasing function at this point it becomes 0 because there is no motion at maximum height, velocity becomes 0, and according to physics point of view you also consider when you discuss the topic projectile motion, and when this particle is moving downward then it means the function is decreasing of this particle. So this is the critical point and stationary. This is the difference between the critical point and stationary point of the inflection। पहला डेरिवेटिव 0 होना चाहिए इफ बिफोर एंड आफ्टर xc, x से पहले और x के बाद वो 0 होना चाहिए जी। f prime x does not change sign, basically this are the most important। तो आपका साइन अगर आपके पास लेट्स सपोज ये है तो 0 से पहले और 0 के बाद आपके पास क्या है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव 0। आप देखें अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है साइन, अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो नेगेटिव है तो नेगेटिव, साइन चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे चेंज हो गया। एट दिस पॉइंट यू कैन सी दैट बिफोर दिस पॉइंट इट इज इंक्रीजिंग, आफ्टर दिस पॉइंट दिस इज डिक्रीजिंग, सो इंक्रीज टू डिक्रीज साइन विल बी चेंज। ओके, सो डू नॉट चेंज द साइन, देयर इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, दिस इज अ पॉइंट नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। सो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है ना ये मैक्सिमम होता है ना ये मिनिमम होता है। तो इसके साथ आपको आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद वो स्टडी कर लीजिएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यू ऑलरेडी नो। मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ यू हैव अ फंक्शन y is equal to x, फर्स्ट स्टेप पहला डेरिवेटिव लें, सेकंड स्टेप पहले डेरिवेटिव को 0 पुट करें फॉर वैल्यू ऑफ x, थर्ड स्टेप x की वैल्यू आ गई तो सेकंड डेरिवेटिव लें जी। द लास्ट स्टेप f प्राइम डबल x अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन मिनिमम, और अगर एट पॉइंट जो भी यहाँ पे x की वैल्यू आएगी जी तो x इज इक्वल टू a कर दें, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू a कर दें, तो ये अगर लेस देन 0 आ गया तो ये मैक्सिमम होगा। तो पूछा जा सकता है सवाल मैक्सिमम वैल्यू मालूम करें, मिनिमम वैल्यू मालूम करें,
तो जो भी आपके पास ये रिजल्ट आता है ना एक्स की वैल्यू, आपको वो पुट करने के बाद मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है। मैं टेस्ट में ये क्वेश्चन दूंगा कि कोई एक मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालें, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। होप दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।